हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसको और भी क्या बोला जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, किसने बोला था? बीडी सरवारकर ने बोला है। अब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या नहीं, ये हम जब पढ़ेंगे तो डिसाइड करेंगे, पढ़ के डिसाइड करेंगे। लेकिन बोला गया है ऐसा। कुछ लोग इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं कि सिपाहियों का विद्रोह था, कुछ बोलते हैं फ्यूडल आउटबर्स्ट था। फ्यूडल लोग होते बड़े बड़े, ठीक है, सामंत जो जिम्मेदार वगैरह, तो उनका था ये। कुछ बोलते हैं हिंदू मुस्लिम वगैरह, ये इनका आपस में था। तो बड़े सारे नाम हैं इसके। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब कोई भी रिवॉल्ट होता क्यों है, उसके पीछे कितने सारे रीज़न होते हैं। कॉज ऑफ रिवॉल्ट। कॉज, तो कॉज क्या है? एक होता है पॉलिटिकल कारण, ठीक है, एक होता है पॉलिटिकल कारण, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है सोशियो रिलीजियस, और एक होता है मिलिट्री, और एक लास्ट में जो इमीडिएट कुछ हो जाए, इमीडिएट। ठीक है जी। अब रिवॉल्ट होने का पॉलिटिकल कारण क्या है? पॉलिटिकल कारण बड़े सारे हैं। क्या कारण है? जैसे अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था कि कोई अगर इंडिया का राजा है तो उसका अपना बच्चा नहीं है, और वो अडॉप्टेड सन को फिर नेक्स्ट राजा नहीं बना सकता। वो किसी को गोद लेके ये नहीं हो सकता कि उसका नेक्स्ट राजा वो बने। वो स्टेट ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी? अंग्रेजों के पास। उस चीज़ को क्या बोलते थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसे झांसी की रानी, उसका अपना बच्चा कोई नहीं था, ठीक है, इसीलिए वो झांसी की लिए लड़ी थी। तो उस चीज़ को बोलते हैं डॉक्ट्रिन लैप्स। दूसरा, बड़े सारे बंदे हैं, जैसे नाना साहब पेशवा हुआ करता था, उसकी इन्होंने पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों तभी। तो बड़े सारे पॉलिटिकल रीज़न थे, ठीक है। कुछ ऐसी जगहें हैं जो इन्होंने ऐसे ही कैप्चर कर दी थी कि उधर का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चला। जैसे अवध को ऐसे ही कैप्चर कर लिया कि जो बाजिद अली शाह है वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ संगीत वगैरह सुनता है। दूसरा है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन क्या था? इकोनॉमिक रीजन, यार ये तो सबको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने कितना लूटा इंडिया को, कि कितना टैक्स लगाते थे, फोर्सफुली लगाते थे, ठीक है। इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर की मार्केट में जाने नहीं देते थे, और अपने प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में इधर से कच्चा माल लेते थे और प्रोडक्ट बना के हमें ही डबल ट्रिपल दाम में बेचते थे, ठीक है। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो सारी कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है। ब्रिटिश उधर यूरोप में जितनी भी इंडस्ट्रियाँ बनी है ना, वो इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करके बनी हुई हैं। तो ये इकोनॉमिक रीजन। सोशल रीजन, सोशल रिलीजियस पॉलिसीज़। देखो अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे सती प्रथा इंडिया से बैन की, विडोरी मैरिज, लड़कियों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह खोले। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप किसी भी रिलीजन में इंटरफेरेंस करोगे, उनकी प्रथाओं में इंटरफेरेंस करोगे, तो जो ऑर्थोडॉक्स लोग होंगे वो खुश नहीं होंगे, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। और ये था कि लोकल लोगों में ये भी था, क्योंकि हमारे देखो जो सोल्जर्स थे, लड़के थे, वो इनकी सेना में भर्ती भी थे। तो वो ये अंग्रेज हम उन्हें कहीं भी यूज़ करते थे, बाहर के देशों में भेजते थे। हमारे इधर था कि अगर कोई भी हमारा लड़का समुद्र एक बार पार कर लिया ना किसी ने, तो उसका रिलीजन, फिर उसको सोसाइटी में दोबारा एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी, बोलते थे कि इसका रिलीजन चेंज हो गया। मिलिट्री रीजन तो आपको पता ही होना चाहिए कि मिलिट्री में क्या था कि कोई भी इंडियन बंदा सूबेदार की रैंक से ऊपर नहीं जाएगा, ये उनका था। जब तक अंग्रेज रहे कोई भी बंदा, ठीक है, 1914 था कि कोई भी बंदा हमारा सूबेदार की रैंक से ऊपर नहीं गया। तो उनका मेन मोटिव यही था कि सोल्जर इंडिया के ही बनाने हैं, बस ऑफिसर ब्रिटिशर होने चाहिए, ठीक है जी। ये सिस्टम था। और इमीडिएट क्या हुआ? इमीडिएट क्या हुआ कि उस समय इनफील्ड राइफल्स आई थी, नई नई इनफील्ड राइफल्स आई थी, नई नई। तो किसी ने ये खबर फैला दी कि जो इनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस यूज़ होते हैं ना, कार्ट्रिजेस, उनको अगर आप जैसे खोलोगे, पहले माउथ से खोलने पड़ते थे वो बंदूक में डालने से पहले, तो उसमें बोलते थे कि इस पर पिग और काऊ की चर्बी लगी हुई है। देखो जी, पिग जो है वो इस्लाम में हराम है, और काऊ जो है हिंदुज़म में सेक्रेड है, उसकी पूजा होती है। तो ये दोनों के लिए मतलब एक प्रकार से इनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलना हो। तो ये स्पार्क था रिवॉल्ट के लिए। राइफल्स आई जिस पे चर्बी लगी हुई थी। अब हुआ क्या? होता कुछ नहीं है। बिगनिंग कहाँ होती है? 29 मार्च 1857 को क्या होता है कि इंडियन सिपाही ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे क्या करता है?
अपने सीनियर्स ऑफिसर्स थे दो, क्या क्या नाम था, ह्यूडसन एंड बॉग, इनको भाई गोली मार देता है, किल्ड कर देता है, गोली मार देता है। ठीक है जी, गोली मार दी। कहाँ मारी गोली? बैरकपुर, नियर बैरकपुर, कलकत्ता, कलकत्ता में गोली मार दी। अब हुआ क्या, उधर हुआ कि जो इंडियन सोल्जर्स थे ना उधर, उन्होंने मंगल पांडे को अरेस्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने तो उसको अरेस्ट करना ही था, अंग्रेज़ों ने उसको अरेस्ट किया और उसको फांसी दे दी गई। आई बात समझ? तो उसको फांसी दे दी गई, मंगल पांडे को फांसी हो गई। अब ये बात हर जगह फैल गई, हर जगह जहाँ इंडियन सोल्जर्स होते थे हर जगह फैल गई। तो इसका असर क्या हुआ, जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई तो 10 मई 1857 को क्या होता है, ये है स्टार्ट डेट जिस दिन स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट। इस दिन क्या होता है कि मेरठ यूपी में एक जगह है, मेरठ यूपी में, इधर कुछ सिपाही मिलके क्या करते हैं सोल्जर्स, ये क्या करते हैं, अपने बड़े सारे सीनियर्स को गोली मार देते हैं। ठीक है, और उनकी जेलों में जो लोकल लोग हमारे बंद थे उनको निकाल के दिल्ली की तरफ आते हैं। ठीक है, और एक नारा देते हैं, मारो फिरंगियों को। ठीक है, और जहाँ भी जितनी भी जेलें थी, जितने भी यूरोपियंस उनको रास्ते में दिखे, जहाँ उधर दिखे, जहाँ उनके घर दिखे, वो जला दिए गए, यूरोपियंस मर्डर कर दिए गए, और उनका मार्च कहाँ था, दिल्ली की तरफ। ठीक है, फिर क्या इनका स्लोगन क्या था, पहला ये था कि फिरंगियों को मारो, मारो फिरंगी को, ये इनका स्लोगन था। और दूसरा क्या था, दिल्ली चलो। मेरठ से ये कहाँ आए, दिल्ली। अब दिल्ली आना क्यों चाहते थे ये, दिल्ली ये इसलिए आना चाहते थे कि उधर कौन था, बहादुर शाह जफर बैठा हुआ था, मुगल एम्परर। वो सिर्फ नाम का था, लेकिन फिर भी इंडियन के लोगों में उसके लिए रिस्पेक्ट थी कि वो कौन है, मुगल एम्परर। था कुछ नहीं, उसका कंट्रोल अपने किले से बाहर भी नहीं था, उस किले के अंदर भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में तो था ना कि ये मुगल एम्परर है, तो वो जो भी बोलेगा लोग उस करेंगे फिर उसके लिए। तो हुआ यही कि नेक्स्ट मॉर्निंग 11 मई को क्या होता है कि हमारे लड़के ये पहुंच जाते हैं, कहाँ पर पहुंच जाते हैं, रेड फोर्ट में, किले में, और डिक्लेयर कर देते हैं जो बहादुर शाह जफ़र है, बहादुर शाह जफ़र, इसको क्या बना देते हैं, एज ए शहनशाह हिंदुस्तान, शहनशाह हिंदुस्तान। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर देते हैं क्या है, तो भाई शहनशाह हिंदुस्तान है। देखो जी, जब लड़के आए दूसरे दिन सुबह, ठीक है, बहादुर शाह जफर उठे, उन्होंने देखा यार कोर्ट में तो लड़के आ रहे हैं, कोई एटिकेट्स नहीं, वैसे ऐसे ही आ गए, भाई बंदूकें उठा के आ गए हैं और हमें बोल रहे हैं कि हमारा साथ दो। अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि रास्ता तब होता कि प्यार से बात करते, वो ऐसे ही आ गए, अंदर घुस गए, सारे आ गए और उसको बोलने लगे लीड करो। भाई बहादुर शाह जफर उस समय 80s में था, भाई बूढ़ा आदमी, वो क्या लीड करेगा, लेकिन उसने फिर भी क्या किया, अपने आर्मी के जनरल बख्त खान को बुलाया और चिट्ठियाँ लिखी, जितने बंदों को ये जानता था कि हम भाई रिवॉल्ट कर रहे हैं, और किसके नाम के अंडर हो रहा है रिवॉल्ट, बहादुर शाह जफर के। ठीक है, अब ये इस रिवॉल्ट में क्यों शामिल हुआ, इसको उम्मीद थी कि ये लड़के भाई अंग्रेज़ों को बाहर फेंक देंगे और मुग़लों की जो ग्लोरी चली गई है वो वापस आ जाएगी, तो इसने साथ दे दिया। अब जैसे ही इसने चिट्ठियाँ वगैरह लिखी, ठीक है, सबको इनविटेशन भेजा, तो जगह जगह पे रिवॉल्ट होना शुरू हो गए। तो मेन जो सेंटर था, एक था दिल्ली, एक था कानपुर, ठीक है, एक था लखनऊ, ठीक है, एक था झांसी, एक था इलाहाबाद, ठीक है, एक था जगदीशपुर बिहार, तो ये जगह हैं मेन जहाँ पर रिवॉल्ट हुए हैं ज़्यादा, मतलब बाकी साउथ इंडिया में नहीं था। साउथ इंडिया में दूसरे रेवेन्यू सेटलमेंट का कुछ चल रहा था, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है जी, इसमें तो आपको क्या याद रखना है कि इधर के लीडर याद रखने हैं। जैसे दिल्ली का लीडर कौन था, एक तो आ गया जफ़र ही, बहादुर शाह जफ़र, दूसरा आ गया बख्त खान जो था, जो बहादुर शाह की आर्मी को कमांड कर रहा था। ये दो बंदे हैं, जफ़र, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान, ये लीडर। कानपुर से नाना साहिब,
और कमांडर कौन सा, तांत्या टोपे। ये 2 बंदे थे कानपुर से। नाना साहब क्यों लड़ रहा था, उसकी पेंशन बंद थी अंग्रेज़ों के द्वारा। लखनऊ से तो आपको पता ही है, बेगम हजरत महल, ये क्यों लड़ रही थी, क्योंकि इसके पति को हटा दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहा है। झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है जी। इलाहाबाद से था लियाकत अली, लियाकत अली। और जगदीशपुर बिहार से था कुंवर सिंह और अमर सिंह। ये बड़े ये जिम्मेदार थे, लीडर थे किसानों के। तो ये आगे सारे बंदे, ठीक है जी। दिल्ली से बहादुर शाह जफर खुद और बख्त खान उसकी आर्मी को लीड कर रहा है। कानपुर से नाना साहिब जो पेशवा था और तांत्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। और जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये थे, ठीक है जी। ये सारे लीड कर रहे थे। अब तगड़ा रिवोल्ट हुआ 1 साल तक, मतलब जहाँ भी इनको अंग्रेज़ों कुछ दिखते थे, औरतें बच्चे बूढ़े जो भी दिखते थे मार दिए जाते थे। अब स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों को इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में बड़ी परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सप्रेस करना शुरू कर दिया। क्यों? एक तो उनके पास भाई मॉडर्न वेपन्स थे, हथियार उनके अच्छे थे, हमारे पास नहीं। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं था कि दिल्ली और कानपुर वाला क्या कर रहा है अपनी अपनी जगहों पे, एक दूसरे को कुछ पता नहीं होता, ठीक है। अंग्रेज़ों ने उस समय ट्रेन भी शुरू कर दी थी, टेलीग्राफ सर्विस भी कर दी थी। उनका जो मैसेज था एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छे से पहुंच जाता था, और उनमें कोऑर्डिनेशन था। जो भी बुक कर रहे थे वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये सिस्टम इनका चलता रहा। 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेज़ों ने रिवॉल्ट को धीरे धीरे सप्रेस कर लिया, ठीक है जी। जैसे दिल्ली में क्या हुआ कि जॉन निकोलसन ने सप्रेस कर दिया। बहादुर शाह जफर के सारे बेटे लाइन में खड़े किए और गोली मार दी उनको। बहादुर शाह जफर को डिपोर्ट कर दिया, इंडिया से बाहर रंगून भेज दिया, म्यांमार में जा, उधर वो जिया। नाना साहिब और बेगम हजरत महल बोलते हैं भाग गए नेपाल, दोबारा कभी दिखे नहीं ज़िंदगी में। तांत्या टोपे को फांसी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया ह्यूज रोज के द्वारा में, ठीक है। तो रानी जो लक्ष्मीबाई है किल्ड बाय ह्यूज रोज। तो ह्यूज रोज अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि इन औरतों की भीड़ में मुझे सिर्फ एक ही वॉरियर दिखा, मर्द वॉरियर, वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है जी। बाकी बड़े सारे बंदे में कुंवर सिंह भी मार दिया जाता है। तो धीरे धीरे सारा रिवोल्ट सप्रेस हो जाता है, ठीक है जी। और बड़े सारे लीडर थे, जैसे बरेली का कौन था? खान बहादुर खान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फैज़ाबाद का कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। देवी सिंह ये कहाँ का था? मथुरा का लीडर था, मथुरा में भी रिवोल्ट हुआ। और कदम सिंह ये कहाँ का था? मेरठ का। ये आगे सारे लीडर्स। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने ये रिवोल्ट सप्रेस करना शुरू कर दी, और 1 साल के अंदर अंदर ये सारे रिवोल्ट सप्रेस हो गए। लेकिन अंग्रेज़ों को पता चल गया कि भाई ऐसे रिवोल्ट फ्यूचर में फिर से हो सकते हैं। तो अंग्रेज़ों की नई, अब उसके बाद रिवोल्ट के बाद क्या पॉलिसी थी? फूट डालो और शासन करो। हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में फूट डालना शुरू कर दी थी, और वो आज तक चलती आ रही है, जिसको हम बोलते हैं ना कम्युनलिज्म। उसके बाद शुरू हुआ। इससे पहले यूनिटी थी हिंदू और मुस्लिम्स में, कोई रिलीजन के नाम पे कुछ ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती थी, ठीक है जी। वही सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं आपको। इम्पॉर्टेंट क्या थी रिवोल्ट की कि सबसे बड़ी तो एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। लोग पेट्रियाटिक थे, सेंटीमेंट जो थे, और कोई कम्युनल फीलिंग नहीं थी, एक दूसरे के बारे में कोई डाउट शाउट नहीं था, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक था, ये अंग्रेज समझ गए। अब फेलियर क्यों हुआ? फेलियर का रीज़न क्या है, ठीक है। देखो जी, फेलियर क्यों हुआ, इसके बड़े सारे रीजन हैं। एक तो डिसयूनिटी आ गई, डिसयूनिटी अमंग इंडियंस। यूनिटी नहीं थी, कहाँ क्या हो रहा है ये कोई पता ही नहीं था, ठीक है जी। लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, इसका क्या मतलब हुआ कि बड़े सारे बंदे जैसे सिंधिया, होलकर, निज़ाम, हैदराबाद के, जब बड़े प्रिंसली स्टेटें हैं जो, जैसे गोरखा, सिख रेजिमेंट, पठान, इन सारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तभी इनको बोलते हैं ना वॉरियर क्लास। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यही वॉरियर हैं, गोरखा, पठान और सिख, यही वॉरियर थोड़ी है। इंडिया में कोई सारे बिहार यूपी वाले उनको बोला कि ये वॉरियर क्लास नहीं, वो सारे वॉरियर हैं भाई, आज भी है।
बस जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था उसमें, तो उनको अंग्रेज़ों ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये वॉरियर हैं, बाकी भी सारे वॉरियर होते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में। और मोटिव किसी का एक नहीं था, किसी का ये मोटिव नहीं था कि इंडिया को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों को बाहर फेंकना है। मोटिव सबके अलग अलग थे। झांसी की रानी चाहती थी कि उसका जो अडॉप्टेड सन है वो राजा बने। बेगम हजरत महल चाहती थी कि उसके पति को दोबारा राजा बना जाए। नाना साहब का ये था कि पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। और बहादुर शाह जफर का क्या था कि जो मुग़लों की ग्लोरी चली गई है वो वापस लाना। देखो, किसी का ये नहीं था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस का, तो ये कैसे बोल सकते हैं हम फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग ही नहीं थी, नेशनलिज्म था ही नहीं उस लेवल का। पर फिर भी जिन्होंने बोला है ठीक बोला होगा, ठीक है। तो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, सिपॉय म्यूटिनी, बड़े सारे बंदे बोलते हैं, और मैक्सिमम बंदे वो बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसको ये एक नेशनल स्ट्रगल थी, नेशनल स्ट्रगल या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे बीडी सरवारकर। सिपाही म्यूटनी कौन बोलते हैं, एक तो आगे ब्रिटिशर बोलते हैं, कुछ हमारे इंडियन के हिस्टोरियंस भी हैं, जैसे सैयद अहमद खान, ठीक है, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास, बड़े सारे बंदे बोलते हैं। कुछ क्या लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्लैक और वाइट के बीच की स्ट्रगल है, वाइट अंग्रेज और ब्लैक इंडियंस की स्ट्रगल है। ये किसने बोला है, मेडली ने बोला है, ये अंग्रेज है। कुछ लोग कहते हैं कि एक साइड से हिंदू मुस्लिम और दूसरी साइड से क्रिश्चियन, ये उनकी स्ट्रगल थी, ठीक है। कुछ लोग ये बोलते थे कि ये स्ट्रगल किसके बीच में है, सिविलाइजेशन वर्सेस बारबेरिज्म। सिविलाइजेशन आगे, अंग्रेज जो है वो सिविलाइज्ड लोग हैं, और हम क्या है, बारबेरियन, इंडियन बारबेरियन, उनके बीच की स्ट्रगल है। तो सोच लो कैसे। कुछ ये लोग बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम्स की क्या है, कॉन्स्पिरेसी है, किसके अगेंस्ट, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, ये भी बोला है। ये किसने बोला है, आउट्रैम और टेलर ने बोला है, ये हिस्टोरियन जो भी हो। तो सोचो कैसे कैसे नाम दिए गए हैं इस रिवॉल्ट को, लेकिन फिर भी इस रिवॉल्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि जो फाउंडेशन थी ना ब्रिटिश एम्पायर की, वो हिल गई, और आज तक इस रिवॉल्ट का असर है, इसलिए हम इसको इतना सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वन ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट है इंडियन हिस्ट्री का। उसके बाद ही जो भी चीज़ें हुई हैं जिनको हम मान सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो मैक्सिमम बंदे इससे इंस्पायर्ड हुए हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ना ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ना ही ये नेशनल स्ट्रगल थी, ठीक है, ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे आर.सी. मजूमदार। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये फाइट शुरू किससे हुई थी, रिलीजन के नाम पे, लेकिन एंड किसके नाम पे हुई, इंडिपेंडेंस के नाम पे। तो वो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया काफ़ी है। स्टार्ट कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, रीज़न क्या थे, लीडर कौन से थे, और वही आपको याद रखना है, ठीक है जी। बहुत है आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।